डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर का असली सार सिर्फ रोटेशन या हमलों की संख्या में नहीं, बल्कि हर प्रहार की संचयी शक्ति में छिपा है। हर प्रहार पिछले से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, जिससे एक लगातार बढ़ती हुई भयंकर शक्ति उत्पन्न हो। जैसे जैसे गौरवलाल इसका अभ्यास करते गए, उनकी उत्सुकता और बढ़ती गई, और वे दिन भर की थकान को अनदेखा करते हुए निरंतर प्रशिक्षण में जुटे रहे। वे सुबह तक अभ्यास करते रहे और आखिरकार तब ही आराम किया जब वे पूरी तरह से थक चुके थे। इस दौरान उनकी आगे बढ़ने की योजना में रुकावट आई। विवेक ने सुझाव दिया कि सभी को एक दिन का आराम लेना चाहिए ताकि तेजस के डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हालांकि विवेक के लिए यह सिर्फ एक संदर्भ का मामला था, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्लिकिंग डार्ट का अभ्यास जारी रखना उनके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। तेजस को यह जानकर हैरानी हुई कि सिर्फ गौरवलाल ही नहीं, बल्कि चांदनी भी डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर में गहरी रुचि ले रही थी। गोल्डन रॉक परिवर्तन को सक्रिय करते हुए चांदनी लगातार हवा में नाचती और घूमती रही, अपने पंखों से वार करती और तीखी चीखें निकालती रही। यह अजीब बात थी कि उसकी हरकतें काफी प्रभावी लग रही थीं। उसके वार से वाकई में एक संचित शक्ति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया में आसपास के पेड़ और पत्थर उसके सुनहरे पंखों के निशानों से भर गए थे। गोल्डन रॉक उड़ान में उत्कृष्ट थी और उसके लचीले और मजबूत पंख न केवल उसे हवा में आगे बढ़ाते थे, बल्कि हमले और बचाव के लिए भी सबसे बेहतरीन साधन थे। लेकिन इस समय चांदनी भी गौरवलाल जैसी स्थिति में थी। उसके पास भी ऐसी तकनीक की कमी थी जो उसे अपने हथियारों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद कर सके। तेजस की लगातार घूमती हुई आकृति ने चांदनी को बहुत प्रभावित किया। ऐसा लग रहा था कि उसे मानो स्वर्ग का रास्ता मिल गया हो, क्योंकि वह हवा में लगातार घूम रही थी। उसकी समझदारी और असली रुचि को देखते हुए तेजस ने उसकी स्थिति के आधार पर उसे डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर के बारे में मार्गदर्शन दिया। गौरवलाल की उल्कापिंड हथौड़े जैसी पूंछ के विपरीत गोल्डन विंग्स की मुख्य विशेषता उसकी तीक्ष्णता थी। चांदनी द्वारा डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर का उपयोग करने में मुख्य चुनौती यह थी कि क्या उसका शरीर लगातार बढ़ती शक्ति का सामना कर सकता है। गोल्डन विंग्स कोई ऊर्जा या नए अंग नहीं थे जो उसने रूपांतरित होने पर विकसित किए थे, बल्कि ये उसकी अपनी रूपांतरित भुजाएं थीं। इसलिए अगर ये पंख क्षतिग्रस्त हो जाते तो इसका मतलब था कि उसकी भुजाएं क्षतिग्रस्त हो जाती। इस विशेषता के कारण जब उसने डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर का इस्तेमाल किया तो उसे अपने गोल्डन विंग्स की तीक्ष्णता को अधिकतम करना पड़ा। साथ ही साथ उन्हें पर्याप्त वंश शक्ति भी देनी पड़ी ताकि वे क्षतिग्रस्त न हों। इसके अलावा उसे हमले के कोण पर भी सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा। बहन चांदनी, जब आप हमला कर रही हों तो आपको हमेशा अपने सुनहरे पंखों की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि ये प्रहार को झेलने में असमर्थ हो सकते हैं, आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पंख घायल हो गए और आप उड़ नहीं सकी तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी की दया पर निर्भर हो जाएंगी। मैं समझ गई हूं, चांदनी ने सिर हिलाया। मेरे गोल्डन विंग्स वैसे भी मेरी साधना में सुधार के साथ मजबूत होते जाएंगे। मैं उनमें जितना संभव हो सके उतनी वंश शक्ति भर दूंगी। मैं शायद उतने वार न कर पाऊं जितना तुम और गौरवलाल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इनमें से कुछ को एक साथ जोड़ सकूं तो ये फिर भी कारगर होगा। साथ ही मेरी उड़ान की गति वास्तव में बहुत अच्छी है। मैं इसका उपयोग शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकती हूँ। मैं पहले से ही घूमना शुरू कर सकती हूँ, और चूंकि गति और शक्ति आनुपातिक हैं, अगर मैं अपनी गति बढ़ाने के लिए कुछ बार घूमूं तो मेरा पहला वार गौरवलाल के पहले वार से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तेजस ने उसे अंगूठा दिखाया। यह सादृश्य द्वारा सीखने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए ज्ञान को अनुकूलित करने का एक आदर्श उदाहरण था। दीपक ने हंसते हुए कहा, चांदनी, अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो इसे अब डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर नहीं कहा जा सकता। क्या मैं इसका नाम तुम्हारे लिए रख सकता हूं? चलो इसे गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश कहते हैं। तुम क्या सोचती हो? चांदनी ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, सच कहूं तो यह नाम बुरा नहीं लगता। चलो इसी नाम पर चलते हैं। मुझे अच्छे से अभ्यास करने की जरूरत है ताकि इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए यह समझ सकूं। जब हम वापस जाएंगे तो सबको आश्चर्यचकित कर दूंगी। चांदनी और गौरवलाल अपनी अपनी तकनीक का अभ्यास करने लगे, जबकि विवेक ने
फ्लिकिंग डार्ट और आइस एलिमेंट कंप्रेशन के साथ अपने प्रशिक्षण को जारी रखा। तेजस ने रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करते हुए ध्यान लगाया। बस दीपक ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई दिशा नहीं हो, जो कहीं दूर खोए हुए विचारों में गुम था। दीपक ने तेजस से पूछा कि वह अपने दिव्य लोमड़ी रूपांतरण को कैसे सुधार सकता है, लेकिन तेजस इस बारे में कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। असल में तेजस के मन में सेलेस्टियल फॉक्स परिवर्तन के बारे में कुछ विचार थे। दीपक की धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह लग रहा था कि उसका सेलेस्टियल फॉक्स वंश बहुत पतला था। सामान्य सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के सदस्यों को अपनी साधना में इस तरह की स्थिरता का अनुभव नहीं होता, लेकिन दीपक की प्रगति आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी। इस पर तेजस के पास कोई ठोस समाधान नहीं था। वह केवल रक्तवंश की तीव्र उत्तेजना और आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि के बारे में सोच सकता था, लेकिन इसके लिए एक सही अवसर ढूंढना जरूरी था। उस दिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा, लेकिन विवेक, गौरवलाल और चांदनी सभी ने महसूस किया कि उनकी उपलब्धियां उससे भी अधिक उल्लेखनीय थीं, जो उन्हें तब मिलती जब वे अन्वेषण जारी रखते। जैसे जैसे रात हुई और दिन भर की साधना से सभी थक गए, तेजस ने रात में पहरा देने की पेशकश की। आखिरकार उसने पूरे दिन ध्यान किया था और वह अच्छी तरह से आराम कर चुका था और मानसिक रूप से सबसे अच्छी स्थिति में था। विवेक, गौरवलाल और चांदनी ने पेड़ों के पास आराम करने के लिए जगह ढूंढी, जबकि दीपक तेजस के पास पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसके मन में कुछ उलझनें थीं। छोटे तेजस, मुझे क्या करना चाहिए? दीपक ने एक उदास स्वर में पूछा। अचानक यह सवाल क्यों? तेजस ने उसे ध्यान से देखा और पूछा। दीपक ने कहा, मैं 11 साल का हूं, लगभग 12 साल का। जब मैं छोटा था, मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया था कि मेरे दिव्य लोमड़ी परिवर्तन में बड़ी संभावनाएं हैं। यह एक प्रथम श्रेणी का राक्षसी भगवान परिवर्तन वंश था। वह सब। उस समय मैं रिडेम्पशन सोसाइटी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा दिव्य लोमड़ी परिवर्तन वास्तव में एक बड़ा रहस्य था। मैंने मुश्किल से ही साधना की, लेकिन जब मैं 8 साल का हुआ, तब तक मैं पहले ही तीसरे क्रम पर पहुंच चुका था। मैं हर किसी का प्रिय था और सब मुझसे उम्मीदें रखते थे, लेकिन फिर पिछले 3 सालों में यह बस रुक गया। तीसरे क्रम पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मेरा दिव्य लोमड़ी परिवर्तन स्थिर हो गया है, और तब से मैंने कोई प्रगति नहीं की है। मैंने सुधार के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सेलेस्टियल फॉक्स विजन से मेरी समझ थोड़ी बेहतर हुई है। बात यह है कि तीसरे क्रम की सेलेस्टियल फॉक्स विजन दूसरों के साधना स्तर को देख सकती है और उनके भाग्य को समझ सकती है, लेकिन यह बहुत सीमित है। अगर दूसरे व्यक्ति का स्तर बहुत ज्यादा है तो यह पूरी तरह से बेकार है। आप जानते हैं, मैं भी मजबूत बनना चाहता हूं और बोझ बनना बंद करना चाहता हूं। किसी ने मुझे कभी कुछ बुरा नहीं कहा और शिक्षक हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को और ज्यादा कचरे के टुकड़े जैसा महसूस करता हूं। तेजस ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दीपक की कहानी सुनता रहा। यह स्पष्ट था कि दीपक पिछले 2 दिनों में अन्य तीनों की ताकत में सुधार से प्रभावित था। मैं भी लड़ना चाहता हूं और टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर कमजोर है और सेलेस्टियल फॉक्स विजन का कोई खास उपयोग नहीं है, तो मैं कैसे सुधार करूं? मैंने एक बार मेयर को यह कहते हुए सुना था कि मेरा सेलेस्टियल फॉक्स विजन शायद तीसरे क्रम पर ही अटका रह जाएगा, क्योंकि मेरा वंश बहुत पतला है। अगर ऐसा है तो वंश होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरे क्रम का सेलेस्टियल फॉक्स विजन मूल रूप से बेकार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की विधि मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तेजस ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, यह कठिन है। यह सुनकर दीपक की आंखों में उदासी छा गई और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी यही लग रहा था। तेजस ने समझाया, क्योंकि आपका सेलेस्टियल फॉक्स रूपांतरण बहुत ऊंचे स्तर का है, आपको अगले क्रम तक पहुंचने के लिए शायद बहुत अधिक रक्तरेखा ऊर्जा की जरूरत होगी। हर 3 क्रम एक बड़ा चरण होते हैं और तीसरे से चौथे तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा होती है। यदि आप इसे पार कर लेते हैं तो आप 6ठे क्रम तक पहुंच सकते हैं। यदि नहीं तो आप हमेशा तीसरे क्रम पर ही रहेंगे। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की विधि, जिसके बारे में मैंने सभी को बताया है, वह तब तक कारगर है जब तक आपको किसी बड़े क्रम की बाधा को पार नहीं करना पड़ता।
उदाहरण के लिए, ये गौरवलाल को तब तक लाभ पहुंचाएगी जब तक वह छठे क्रम तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन 7वें क्रम तक नहीं। यदि कोई बड़ी बाधा आपको रोकती है तो ये विधि आपकी मदद नहीं करेगी। आपकी आध्यात्मिक शक्ति की कुल मात्रा भी प्रमुख बाधाओं द्वारा सीमित होती है, इसलिए चाहे आप इसे कितना भी अधिक निकाल लें, यह वंश के विकास की जगह नहीं ले सकती। यह सब सच था। पहले जब तेजस रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की सदना में तीसरे क्रम तक पहुंच रहा था तो उसने इस कठिनाई को अच्छी तरह समझा था। तीसरे से चौथे क्रम तक बढ़ने की चुनौती बहुत बड़ी थी। इसके अलावा उस समय वह विमान के दमन के अधीन भी था, जिसने उन्नति को और अधिक कठिन बना दिया था। लेकिन शुक्र है कि एक देव राजा के रूप में अपने पिछले जीवन से तेजस का व्यापक ज्ञान और अनुभव रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की अनूठी भक्षण क्षमता के साथ मिलकर उसे सफलतापूर्वक बाधा पार करने की अनुमति देता है।